जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मैराथन एग्रीकल्चर क्लासेस पर। साथियों, कृषि प्राविधिक सहायक AGTA के लिए चल रही हमारी महत्वपूर्ण सीरीज लक्ष्य बेस्ड सीरीज का आज भाग 17 आपके सामने प्रस्तुत है। दोस्तों, इस सीरीज के अन्य 16 भाग बन चुके हैं। यदि आपने अभी तक वह सारी वीडियो नहीं देखी हैं तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर सभी की सभी वीडियो को एक साथ देख सकते हैं। दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आपसे रिक्वेस्ट है आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा हमारी वीडियो को अन्य ग्रुप में शेयर करें, जिससे अन्य छात्र हमारे साथ जुड़ सकें। दोस्तों, यदि आपको किसी भी प्रकार का कोई सुझाव देना है तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं या कॉल के माध्यम से बता सकते हैं। मित्रों, आज के भाग का पहला प्रश्न आपके सामने परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न नंबर 1, ICAR के पहले अध्यक्ष या प्रेसिडेंट कौन थे? ऑप्शन ए श्री BP पाल, ऑप्शन बी श्री खान बहादुर सर मोहम्मद हबीबुल्लाह, ऑप्शन सी श्री B विश्वनाथ, ऑप्शन डी श्री अर्जुन मुंडा। दोस्तों, ICAR के पहले अध्यक्ष या प्रेसिडेंट कौन थे? पहले अध्यक्ष या प्रेसिडेंट थे श्री खान बहादुर सर मोहम्मद हबीबुल्लाह। बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, ICAR का अध्यक्ष होता कौन है? दोस्तों, ICAR का अध्यक्ष या प्रेसिडेंट होता है भारत सरकार का कृषि मंत्री, या इसे हम कहते हैं यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर। कौन दोस्तों? भारत सरकार का कृषि मंत्री। बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार आपसे यह प्रश्न पूछा जा चुका है। भारत सरकार का कृषि मंत्री। देखते हैं अन ऑप्शनों को। दोस्तों, BP पाल कौन थे? दोस्तों, BP पाल थे ICAR के क्या थे? ये फर्स्ट DG या डायरेक्टर जनरल, फर्स्ट DG या डायरेक्टर जनरल थे। और इन्हें कब नियुक्त किया गया था? इन्हें नियुक्त किया था सन 1965 में। 1965 में ये ICAR के पहले DG या डायरेक्टर जनरल बनते हैं। देखते हैं अन ऑप्शनों को। श्री B विश्वनाथ, ये कौन है? दोस्तों, ये IARI इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट के फर्स्ट DG हैं। इनके क्या हैं? फर्स्ट DG। फर्स्ट डायरेक्टर जनरल कौन है? श्री B विश्वनाथ जी हैं। किसके? IARI के। श्री अर्जुन मुंडा, ये कौन है? दोस्तों, यह वर्तमान में भारत सरकार के कृषि मंत्री हैं। वर्तमान में क्या है? भारत सरकार के कृषि मंत्री। भारत सरकार के क्या हैं? कृषि मंत्री हैं। और दोस्तों, जो भारत सरकार का कृषि मंत्री होता है वही क्या होता है? ICAR का अध्यक्ष होता है। तो हम कह सकते हैं श्री अर्जुन मुंडा इस समय क्या हैं? ICAR के वर्तमान प्रेसिडेंट हैं। ICAR के वर्तमान अध्यक्ष या प्रेसिडेंट, अध्यक्ष, या इन्हीं को हम कह सकते हैं प्रेसिडेंट। दोस्तों, ICAR की स्थापना कब हुई थी? ICAR की स्थापना हुई थी 16 जुलाई 1929 को। 16 जुलाई 1929। उम्मीद है आपको सभी ऑप्शन समझ में आए होंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने प्रश्न नंबर 2, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। अंतर्राष्ट्रीय चावल वर्ष था? ऑप्शन ए 2004, ऑप्शन बी 2006, ऑप्शन सी 2007, ऑप्शन डी 2008। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय चावल वर्ष था सन 2004। 2004 को इंटरनेशनल राइस ईयर या अंतर्राष्ट्रीय चावल वर्ष कहा जाता है। देखते हैं अन ऑप्शनों को। 2006 ये क्या था? दोस्तों, यह था अंतर्राष्ट्रीय मरुस्थल वर्ष। अंतर्राष्ट्रीय मरुस्थल वर्ष, डेजर्ट ईयर क्या था हमारा? 2006। 2007 यह कौन सा था? दोस्तों, यह था अंतर्राष्ट्रीय जल वर्ष। अंतर्राष्ट्रीय जल वर्ष आपका 2007 था। और 2008 था अंतर्राष्ट्रीय आलू वर्ष। अंतर्राष्ट्रीय आलू वर्ष ये था 2008। आपसे 2023 पूछा जाता है। 2023 कौन सा था?
अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स ईयर, या इसको कहा गया है अंतर्राष्ट्रीय श्री अन्न वर्ष। और 2024 ऊंटों के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष रहेगा आपका। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए 2004। अगला प्रश्न आपके सामने, प्रश्न नंबर 3, विश्व खाद्य दिवस प्रति वर्ष मनाया जाता है। ऑप्शन ए 16 जुलाई, ऑप्शन बी 16 सितंबर, ऑप्शन सी 16 अक्टूबर, ऑप्शन डी 23 दिसंबर। दोस्तों, विश्व खाद्य दिवस यह 16 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है। कब दोस्तों? 16 अक्टूबर को। 16 अक्टूबर को हुआ क्या था दोस्तों? 16 अक्टूबर सन 1945 को, कब दोस्तों? 16 अक्टूबर सन 1945 को फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO की स्थापना हुई थी। कहाँ हुई थी? रोम, इटली में। कहाँ दोस्तों? रोम, इटली में 16 अक्टूबर 1945 को FAO की स्थापना हुई थी। इसी कारण विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर से सेलिब्रेट किया जाता है। 16 जुलाई को दोस्तों क्या हुआ था? 16 जुलाई सन 1929 को ICAR की स्थापना हुई थी। इस कारण 16 जुलाई को ICAR दिवस या ICAR डे मनाया जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखते हैं अगला ऑप्शन, 16 सितंबर को। दोस्तों, 16 सितंबर को ओजोन दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। ओजोन दिवस। देखते हैं अगला ऑप्शन, 23 दिसंबर को। दोस्तों, 23 दिसंबर को किसान दिवस प्रत्येक वर्ष सेलिब्रेट किया जाता है। किसान दिवस। दोस्तों, हमारा प्रश्न था विश्व खाद्य दिवस प्रति वर्ष मनाया जाता है या सेलिब्रेट किया जाता है। उसका सही आंसर है ऑप्शन सी 16 अक्टूबर, क्योंकि 16 अक्टूबर सन 1945 को फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO की स्थापना रोम, इटली में हुई थी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने, प्रश्न नंबर 4, राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग अवस्थित है। ऑप्शन ए जोधपुर में, ऑप्शन बी जयपुर में, ऑप्शन सी बीकानेर में, ऑप्शन डी अजमेर में। दोस्तों, राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान या नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग यह जयपुर में अवस्थित है। कहाँ दोस्तों? जयपुर में अवस्थित है। देखते हैं अन्य कौन कौन से इंस्टीट्यूट हैं जो राजस्थान में अवस्थित हैं। दोस्तों, जोधपुर में कौन कौन से हैं? जोधपुर में आपका काजरी सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कहाँ पर है? जोधपुर राजस्थान में है। इसी के साथ साथ आपका एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट आफरी, यह भी आपका जोधपुर में ही अवस्थित है। बीकानेर में कौन सा इंस्टीट्यूट है? दोस्तों, बीकानेर में है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एरिड हॉर्टिकल्चर CIAH। इसी के साथ साथ NRC ऑन कैमल, NRC नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन कैमल, कहाँ पर है? जोहड़बीड़ राजस्थान में। अजमेर में है दोस्तों नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर सीड स्पाइसेज, जिसे हिंदी में कहा जाता है राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान संस्थान। यह कहाँ पर है? अजमेर में है। और अजमेर के कौन सी जगह है? तबजी में। तबजी राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है दोस्तों? तबजी, अजमेर में है। हमारा प्रश्न था राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान अवस्थित है, उसका सही आंसर है ऑप्शन बी जयपुर में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने, प्रश्न नंबर 5, भारत में मोटा अनाज उत्पादन में प्रथम राज्य है। ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी राजस्थान। दोस्तों, भारत में मोटा अनाज उत्पादन में पहला स्थान रखने वाला राज्य है आपका कौन सा दोस्तों? राजस्थान। बहुत ही महत्वपूर्ण है। राजस्थान में सबसे ज़्यादा मोटे अनाजों का उत्पादन होता है। दोस्तों, मोटे अनाजों के अंतर्गत आपके कौन कौन से अनाज हैं? वह है आपके ज्वार, बाजरा, इसी के साथ साथ दोस्तों कोदो और सांवा, ये सब मोटे अनाजों के अंतर्गत आते हैं। और जो ज्वार है
इसे ही मोटे अनाजों का राजा कहा जाता है। ज्वार को क्या कहते हैं? मोटे अनाजों का राजा, किंग ऑफ कोर्स मिलेट, मोटे अनाजों का राजा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखते हैं कि मध्य प्रदेश में कौन कौन से अनाजों का उत्पादन होता है सबसे ज़्यादा, कौन कौन सी फसलों का। दोस्तों, मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा दालों का उत्पादन होता है, दाल। इसी के साथ साथ मध्य प्रदेश में सोयाबीन का उत्पादन दूसरे नंबर पे होता है। सोयाबीन कौन से नंबर पे इसका उत्पादन होता है? दूसरे नंबर पर। इससे पहले नंबर पर होता था, लेकिन वर्तमान में सबसे ज़्यादा सोयाबीन का उत्पादन महाराष्ट्र में हो रहा है। इस कारण मध्य प्रदेश का दूसरा स्थान हो गया है। जब पहला स्थान हुआ करता था सोयाबीन का, तो इसे सोया स्टेट के नाम से जानते हैं, लेकिन सोया स्टेट के नाम से इसे अभी भी जाना जाता है। उत्तर प्रदेश में कौन कौन सी फसलों का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है? दोस्तों, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा गेहूँ का उत्पादन, गेहूँ। इसी के साथ साथ गन्ना का उत्पादन भी सबसे ज़्यादा होता है, गेहूँ, गन्ना। और दोस्तों, इसी के साथ साथ लोबिया और आम, लोबिया और आम का उत्पादन भी सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है? उत्तर प्रदेश में ही होता है। तमिलनाडु में दोस्तों, तमिलनाडु में गन्ना की सबसे ज़्यादा क्या है? उत्पादकता। गन्ना की सबसे ज़्यादा उत्पादकता कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। और यहीं पर बहुत ही महत्वपूर्ण दोस्तों, यहीं पर एक इंस्टीट्यूट है आपका। कौन सा इंस्टीट्यूट है वो? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च। जितने भी मिलेट्स हैं या मोटे अनाज हैं, उनका अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तमिलनाडु में ही है। और राजस्थान में दोस्तों, राजस्थान में मोटे अनाज सबसे ज़्यादा उगाए जाते हैं। इसी के साथ साथ राजस्थान में और कौन कौन सी फसलें हैं जिनका उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है? दोस्तों, वहाँ पर सरसों का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है राजस्थान में, सरसों। और इसी के साथ साथ मोठ का उत्पादन और ग्वार का भी। मोठ का अकेला 85% उत्पादन जो है राजस्थान करता है, और ग्वार का सबसे ज़्यादा उत्पादन भी राजस्थान ही करता है। हमारा प्रश्न था, भारत में मोटे अनाज उत्पादन में प्रथम राज्य। उसका सही आंसर है ऑप्शन डी, राजस्थान। और राजस्थान में सरसों, मोठ और ग्वार का भी उत्पादन सर्वाधिक होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने प्रश्न नंबर 6, सुपर व्हीट की अवधारणा दी। ऑप्शन ए इंगोपोर्टिकस ने, ऑप्शन बी गुरुदेव सिंह खुस ने, ऑप्शन सी एस नागराजन ने, ऑप्शन डी एस के बसंत ने। दोस्तों, सुपर व्हीट की अवधारणा यह एस नागराजन जी ने दी थी। किसने दोस्तों? एस नागराजन जी ने। ये सुपर व्हीट होता क्या है? दोस्तों, सुपर व्हीट होता है यदि कोई किस्म साधारण किस्म की अपेक्षा क्या करे? ज़्यादा उत्पादन दे दे। कितना? 15 से 25% अधिक उत्पादन अगर हो जाता है, साधारण किस्म की अपेक्षा 15 से 25% अधिक उत्पादन, तो उसे सुपर व्हीट की श्रेणी में रखा जाता है। यही सेम चीज़ अपनाई जाती है किसमें? सुपर राइस में। और सुपर राइस के जनक कौन है? सुपर राइस के जनक हैं गुरुदेव सिंह खुस जी, जिन्हें जीएस खुस कहा जाता है। सुपर राइस, तो सुपर राइस और सुपर व्हीट दोनों में ही क्या है कि कोई साधारण किस्म की अपेक्षा कोई किस्म 15 से 25% अधिक उत्पादन दे, उसे सुपर व्हीट या सुपर राइस कहा जाता है। देखते हैं अन ऑप्शन इंगोपोर्टिकस। दोस्तों, इन्हें फादर ऑफ गोल्डन राइस कहा जाता है। गोल्डन राइस, फादर ऑफ गोल्डन राइस। गोल्डन राइस में कौन सी विटामिन पाई जाती है? विटामिन ए की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है। विटामिन ए बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार आपसे पूछा जा चुका है। एस के बसल, दोस्तों इन्होंने प्रोटीन रिच मेज का निर्माण किया था। प्रोटीन रिच मेज। दोस्तों, ये प्रोटीन रिच मेज होता क्या है? इसमें क्या दोस्तों होता है कि जितने भी खाद्यान्न फसलें होती हैं उनमें लाइसिन की कमी पाई जाती है, लाइसिन अमीनो अम्ल की कमी पाई जाती है। लेकिन जो मक्का है उसमें लाइसिन अमीनो अम्ल के साथ साथ ट्रिप्टोफेन की कमी भी पाई जाती है। लाइसिन, इसी के साथ साथ किसकी कमी पाई जाती है? ट्रिप्टोफेन। ये दोनों क्या हैं? अमीनो अम्ल हैं। इनकी पूर्ति करने के लिए प्रोटीन
रिच मेज का निर्माण एस.के. बसल जी ने किया था। अमीनो अम्ल। मित्रों, हमारा प्रश्न था सुपरहीट की अवधारणा दी, उसका सही आंसर है ऑप्शन सी, एस नागराजन जी ने। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने प्रश्न नंबर 7, विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान अवस्थित है। ऑप्शन ए देहरादून उत्तराखंड में, ऑप्शन बी अल्मोड़ा उत्तराखंड में, ऑप्शन सी बैरकपुर पश्चिम बंगाल में, ऑप्शन डी झांसी उत्तर प्रदेश में। दोस्तों, विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान यह अल्मोड़ा उत्तराखंड में अवस्थित है। कहाँ दोस्तों? अल्मोड़ा उत्तराखंड में है। देखते हैं देहरादून में कौन कौन से संस्थान है। दोस्तों, देहरादून में है फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी के साथ साथ दोस्तों एक इंस्टीट्यूट और है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, वह है आपका सेंट्रल सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन, सेंट्रल सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह भी आपसे कई बार पूछा जा चुका है। बैरकपुर पश्चिम बंगाल में, यहाँ पे कौन सा इंस्टीट्यूट है दोस्तों? यहाँ पर है सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर जूट एंड एलाइड फाइबर, सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर जूट एंड एलाइड फाइबर, जूट एंड एलाइड फाइबर। देखते हैं झांसी उत्तराखंड में कौन सा है दोस्तों? झांसी उत्तराखंड में है आपका इंडियन ग्रासलैंड एंड फॉडर रिसर्च इंस्टीट्यूट, IGFRI, इंडियन ग्रासलैंड एंड फॉडर रिसर्च इंस्टीट्यूट। दोस्तों, हमारा प्रश्न था विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है? उसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अल्मोड़ा उत्तराखंड में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने, उससे पहले यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, दोस्तों आपको लग रहा है कि जो कंटेंट हम आपको प्रस्तुत कर रहे हैं वो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, आपसे रिक्वेस्ट है आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हमारी वीडियो को अन्य ग्रुप में शेयर करें, जिससे अन्य छात्र भी हमारे साथ जुड़ सकें। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने प्रश्न नंबर 8, रैम्बलर NDRI सिलेक्शन नंबर 1 तथा मूपा उन्नत किस्में हैं? ऑप्शन ए जई की, ऑप्शन बी बरसीम की, ऑप्शन सी रिजका की, ऑप्शन डी ग्वार की। दोस्तों, रैम्बलर NDRI सिलेक्शन नंबर 1 तथा मूपा यह रिजका की उन्नत किस्में हैं। किसकी दोस्तों? रिजका की उन्नत किस्में हैं। रिजका की एक और उन्नत किस्म जो कई बार आपसे पूछी जा चुकी है दोस्तों, वह है इंडियन मूलर फार्म, इंडियन मूलर फार्म बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। और रिजका की जो रैम्बलर किस्म है यह कहाँ से आयातित है? यह कनाडा से आयातित है, कनाडा बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये कनाडा से क्या है? आयातित, कनाडा से मंगाई गई थी। दोस्तों देखते हैं अन ऑप्शनों को। जई की कौन कौन सी महत्वपूर्ण किस्में हैं दोस्तों? जई की आपकी कैंट, बहुत बार पूछी जा चुकी है। इसी के साथ साथ आपकी कोचमैन, यह कई बार पूछी जा चुकी है। और दोस्तों कौन सी है? अल्जीरियन, अल्जीरियन। बरसीम की कौन कौन सी उन्नत किस्में हैं दोस्तों? बरसीम की आपकी खदरावी, इसी के साथ साथ आपकी और कौन सी है? मिस्काबी। खदरावी और मिस्काबी दोनों के दोनों पूछी जा चुकी हैं और यह खजूर की भी उन्नत किस्मों के नाम हैं। इसी के साथ साथ एक और आपसे पूछी जाती है पूसा जायंट, पूसा जायंट। और दोस्तों पूसा जायंट बरसीम के साथ साथ ये पपीता की भी उन्नत वैरायटी है।
देखते हैं ग्वार की कौन कौन सी किस्में हैं दोस्तों। ग्वार की पूसा मौसमी और कौन सी है दोस्तों, इसी के साथ साथ पूसा नवबहार, और कौन सी है दोस्तों, दुर्गा जय। मित्रों, हमारा प्रश्न था रैम्बलर NDRI सिलेक्शन नंबर 1 तथा मूपा उन्नत किस्में हैं, किसकी हैं, रिजका की। उम्मीद है आपको सभी के सभी ऑप्शन समझ में आए होंगे दोस्तों। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने, प्रश्न नंबर 9, आलू में कंद बनने हेतु आदर्श तापमान चाहिए। ऑप्शन ए 14 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी 18 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी 21 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन डी 32 डिग्री सेल्सियस। दोस्तों, आलू में कंद बनने के लिए आदर्श तापमान बहुत बार आपसे पूछा जा चुका है। यह प्रश्न कितना होना चाहिए दोस्तों, यह होना चाहिए, उसकी एक रेंज दी जाती है कितनी, 18 से 20 डिग्री सेल्सियस, 18 से 20 डिग्री सेल्सियस। और ऑप्शन में आपको क्या मिल रहा है, 18 डिग्री सेल्सियस। बहुत ही महत्वपूर्ण है। 18 डिग्री सेल्सियस जो है सबसे आदर्श तापमान माना जाता है कंदों के विकास के लिए। और दोस्तों, यदि तापमान कितना 30 से ऊपर चला जाए, किसे दोस्तों, 30 डिग्री सेल्सियस से अगर ऊपर चला जाता है तापमान, तो आपके कंद छोटे बनने लगते हैं। क्या होता है दोस्तों, कंद छोटे बनने लगते हैं या कंदों का निर्माण होना बंद होने लगता है, छोटे बनने लगते हैं। लेकिन अगर 32 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाए तो 32 डिग्री सेल्सियस में क्या होता है, कंदों का विकास रुक जाता है, कंदों का विकास रुक जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, यह प्रश्न भी आपसे पूछा जा चुका है, रुक जाता है। मित्रों, देखते हैं जो आलू है, जिसका कंद है, आलू का कंद वह किसका रूपांतरित होता है दोस्तों, यह तना का रूपांतरित है, तना का रूपांतरित भाग है। तना का क्या है दोस्तों, ये रूपांतरित भाग। और आलू जो है, इसके फल को कहते क्या है, फल या कंद को क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है, हम फल कह सकते हैं, फल या कंद को कहा जाता है बेरी। बहुत ही महत्वपूर्ण है बेरी, या इसे हिंदी में कहा जाता है सरस। दोस्तों, हमारा प्रश्न था आलू में कंद बनने हेतु आदर्श तापमान चाहिए कितना, उसका सही आंसर है ऑप्शन बी 18 डिग्री सेल्सियस। अगर रेंज देते तो 18 से 20 डिग्री सेल्सियस। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने, चुकंदर किस कुल या फैमिली से संबंध रखती है। ऑप्शन ए टिलियेसी, ऑप्शन बी एलियेसी, ऑप्शन सी चिनोपोडियेसी, ऑप्शन डी कनवोल्वुलेसी। दोस्तों, चुकंदर यह चिनोपोडियेसी कुल से संबंध रखती है। किससे दोस्तों, चिनोपोडियेसी कुल। और चिनोपोडियेसी कुल को ही हम अमरंथेसी कुल से भी जानते हैं। क्या दोस्तों, अमरंथेसी कुल। यहाँ पर चिनोपोडियेसी या अमरंथेसी कुल के अन्य कौन कौन सी फसलें हैं दोस्तों, वह है आपकी चौलाई, और एक बहुत ही महत्वपूर्ण खरपतवार है, कौन सा है, बथुआ। दोनों को दोनों किससे हैं, चिनोपोडियेसी या अमरंथेसी कुल से। दोस्तों, देखते हैं अन ऑप्शनों को। टिलियेसी, दोस्तों टिलियेसी कुल से संबंध रखता है जूट, बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार आपसे पूछा जा चुका है। एलियेसी कुल, एलियेसी कुल में दोस्तों लहसुन और इसी के साथ साथ प्याज, लहसुन और प्याज दोनों ही एलियेसी कुल से संबंध रखते हैं। और कनवोल्वुलेसी कुल से दोस्तों इससे संबंध रखता है शकरकंद। मित्रों, एक प्रश्न यहाँ पे और आपसे पूछा जाता है, ये चुकंदर जो है इसका साइंटिफिक नेम भी पूछा गया है। साइंटिफिक नेम क्या है दोस्तों, चुकंदर का साइंटिफिक नेम है
बेटा वल्गैरिस, बेटा वल्गैरिस। दोस्तों हमारा प्रश्न था चुकंदर किस कुल या फैमिली से संबंध रखती है? उसका सही आंसर है ऑप्शन सी, चिनोपोडिएसी कुल। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने प्रश्न नंबर 11। निकोटीन केवल उत्पन्न होता है ऑप्शन ए जड़ों में, ऑप्शन बी पत्तियों में, ऑप्शन सी बीज में, ऑप्शन डी तने में। दोस्तों निकोटीन है यह जड़ों में उत्पन्न होता है। कहाँ दोस्तों, कहाँ उत्पन्न होता है? केवल जड़ों में ही यह उत्पन्न होता है। लेकिन आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि निकोटीन संश्लेषित कहाँ होता है, पौधे के किस भाग में इसका संश्लेषण होता है? दोस्तों पत्तियों में, पत्तियों में यह संश्लेषित होता है। संश्लेषित होता है। इसी के साथ साथ पत्तियों में ही ये क्या है, पाया भी जाता है, पाया जाता है। बनता कहाँ पर है? जड़ों में, लेकिन पाया कहाँ पर जाता है? पत्तियों में, और संश्लेषण भी इसका पत्तियों में ही होता है। दोस्तों निकोटीन यह कौन से पौधे से प्राप्त होती है? दोस्तों यह प्राप्त होती है निकोटियाना स्पीशीज से, और जिसे तंबाकू कहता है, तंबाकू, निकोटियाना स्पीशीज जो कि सोलेनेसी कुल का सदस्य है। एक बार आपसे दोस्तों इसे तंबाकू का क्रोमोजोम नंबर पूछे गए थे, तो इसके क्रोमोजोम नंबर हैं 48। क्रोमोजोम नंबर कितने हैं? 48 या 48। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, और इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए जड़ों में। निकोटीन जड़ों में बनता है, लेकिन पाया कहाँ जाता है? पत्तियों में। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने प्रश्न नंबर 12। आलू उगाने की नई तकनीक पोटैटो को विकसित करने वाले वैज्ञानिक हैं। ऑप्शन ए डॉक्टर पुष्कर नाथ, ऑप्शन बी डॉक्टर आशीष दत्ता, ऑप्शन सी डॉक्टर रामानुजम, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों आलू उगाने की नई तकनीक जिसे पोटैटो कहा जाता है, यह आशीष दत्ता जी ने इसका विकास किया था। आशीष दत्ता। दोस्तों पोटैटो को ही हम सुपर पोटैटो के नाम से भी जानते हैं। क्या दोस्तों? सुपर पोटैटो। इसकी खास बात क्या है? दोस्तों सुपर पोटैटो या पोटैटो में साधारण आलू की अपेक्षा, साधारण आलू की अपेक्षा क्या है? प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है। कितनी? 60% अधिक प्रोटीन पाई जाती है। साधारण आलू से 60% अधिक प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है। किसमें? पोटैटो में। पुष्कर नाथ जी ने दोस्तों डॉक्टर पुष्कर नाथ जी ने सीड प्लॉट टेक्निक अपनाया था। किसमें? इन पोटैटो। सीड प्लॉट टेक्निक इन पोटैटो। और रामानुजम जी ने दोस्तों इन्होंने ट्रू पोटैटो सीड की अवधारणा दी थी। ट्रू पोटैटो सीड। मित्रों हमारा प्रश्न था आलू उगाने की नई तकनीक पोटैटो को विकसित करने वाले वैज्ञानिक, उसका सही आंसर है ऑप्शन बी डॉक्टर आशीष दत्ता। इसमें साधारण आलू की अपेक्षा 60% से अधिक प्रोटीन पाई जाती है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने प्रश्न नंबर 13। तंबाकू में सैंड्रोन रोग किस पोषक तत्व की कमी से होता है? ऑप्शन ए कैल्शियम, ऑप्शन बी मैग्नीशियम, ऑप्शन सी आयरन, ऑप्शन डी कॉपर। दोस्तों तंबाकू में सैंड्रोन रोग यह मैग्नीशियम पोषक तत्व की कमी से होता है। इसके कारण दोस्तों मैग्नीशियम पोषक तत्व की कमी से। देखते हैं अन ऑप्शनों को। कैल्शियम पोषक तत्व की कमी से कौन कौन से रोग हो जाते हैं? दोस्तों कैल्शियम की कमी से टमाटर में, किसमें दोस्तों? टमाटर में ब्लॉसम इंड रोट BER, तथा अंगूर में कैलिक्स इंड रोट। अंगूर में कौन सा रोग हो जाता है? कैलिक्स इंड रॉट। बहुत ही महत्वपूर्ण, दोनों आपसे पूछे जा चुके हैं। आयरन की कमी से दोस्तों, आयरन की कमी से मूंगफली में क्या होता है? मूंगफली की जो पत्तियां होती हैं वो पीली हो जाती हैं। मूंगफली की पत्तियों में पीलापन आ जाता है, पत्तियां पीली। कॉपर की कमी से दोस्तों, कॉपर की कमी से नींबू में डाईबैक रोग, नींबू में
डाईबैक, जिसे उल्टा सूखा रोग भी कहा जाता है, डाईबैक। और दोस्तों कॉर्पोरेट कमी से नींबू में ही कौन सा छोटी पत्ती या लिटिल लीफ रोग भी हो जाता है, लिटिल लीफ या छोटी पत्ती रोग। मित्रों हमारा प्रश्न था तंबाकू में सैंड्रोन रोग किस पोषक तत्व की कमी से होता है। उसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मैग्नीशियम पोषक तत्व की कमी से। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने प्रश्न नंबर 14, ब्लैक हार्ट किस फसल की प्रमुख दैहिक व्याधि है या फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है। ऑप्शन ए टमाटर, ऑप्शन बी गाजर, ऑप्शन सी आलू, ऑप्शन डी प्याज। दोस्तों ब्लैक हार्ट यह आलू का दैहिक विकार है। किसका दोस्तों, आलू का दैहिक विकार या फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है। किस कारण होता है दोस्तों, यह भंडारण में यदि ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, भंडारण में ऑक्सीजन की कमी, तो उस कारण क्या हो जाता है, ब्लैक हार्ट रोग हो जाता है। देखते हैं अन ऑप्शनों को। टमाटर में कौन सा फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है दोस्तों, टमाटर में होता है कैटफिश। कौन सा दोस्तों, कैटफिश। इसको बिल्ली सा चेहरा भी कहा जाता है। किस कारण होता है दोस्तों, यदि वातावरण में उतार चढ़ाव होने लगता है या टेम्परेचर कभी ज़्यादा कभी कम होने लगता है, इस कारण क्या होता है, टमाटर में कैटफिश रोग हो जाता है। गाजर में दोस्तों हो जाता है फॉर्किंग रोग। फॉर्किंग दोस्तों होता क्या है, जो ज़मीन होती है, ज़मीन के नीचे हार्ड पैन अगर होती है, ज़मीन सख्त होती है, जब आप गाजर बोते हैं तो जब वो नीचे बढ़वार करती है तो ज़मीन सख्त होने के कारण गाजर क्या हो जाती है, दो भागों में बढ़ जाती है। उसी को ही हम फॉर्किंग रोग कहते हैं। और प्याज में दोस्तों बोल्टिंग रोग होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है बोल्टिंग रोग। यह भी टेम्परेचर के उतार चढ़ाव से भी होता है या नाइट्रोजन की अधिक मात्रा डालने से हो जाता है। मित्रों हमारा प्रश्न था ब्लैक हार्ट किस फसल की प्रमुख दैहिक व्याधि है। उसका सही आंसर है ऑप्शन सी, आलू की, जो कि भंडारण में ऑक्सीजन की कमी से हो जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने प्रश्न नंबर 15, हॉर्स हुइंग हस्बेंड्री नामक पुस्तक किसने लिखी। ऑप्शन ए लिविग ने, ऑप्शन बी आर्थर यंग ने, ऑप्शन सी डिस्टेल एट ऑल ने, ऑप्शन डी जेथ्रो टुल ने। दोस्तों हॉर्स हुइंग हस्बेंड्री या ट्रिपल एच यह जेथ्रो टुल ने लिखी थी। किसने दोस्तों, जेथ्रो टुल ने। जेथ्रो टुल को ही क्या कहते हैं, फादर ऑफ वीड साइंस। क्या दोस्तों, फादर ऑफ वीड साइंस, खरपतवार विज्ञान के जनक किन्हें कहा जाता है, इन्हें कहा जाता है जेथ्रो टुल को ही। जो बीड है, जो बीड शब्द इन्होंने ही इसी हॉर्स हुइंग हस्बेंड्री में ही दिया था। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि वीड शब्द किसने दिया था, तो वीड शब्द भी जेथ्रो टुल ने दिया था। बुक का नाम हॉर्स हुइंग हस्बेंड्री में ही। और मित्रों इसी के साथ साथ इन्होंने एक शब्द और दिया था मिनिमम टिलेज का। मिनिमम टिलेज शब्द किसने दिया था, जेथ्रो टुल ने दिया था। और जेथ्रो टुल और कौन किसके जनक हैं दोस्तों, ये फादर ऑफ टिलेज हैं, फादर ऑफ टिलेज या मॉडर्न टिलेज, फादर ऑफ टिलेज, या इन्हीं को कहा जाता है फादर ऑफ मॉडर्न टिलेज। दोनों प्रश्न आपसे पूछे जा चुके हैं। देखते हैं अन ऑप्शनों को। लिविक दोस्तों इन्होंने लॉ ऑफ मिनिमम दिया था, लॉ ऑफ मिनिमम, न्यूनता का सिद्धांत किसने दिया था, लिविक ने। आर्थर यंग बहुत ही महत्वपूर्ण है, प्रश्न आपसे पूछा जा चुका है। इन्होंने एनल्स ऑफ एग्रीकल्चर नामक पुस्तक लिखी थी। कौन सी दोस्तों, एनल्स ऑफ एग्रीकल्चर पुस्तक किसने लिखी थी, आर्थर यंग ने, बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखते हैं डिस्टेल एट ऑल। दोस्तों डिस्टेल ये एट ऑल जो लगा है इसका मतलब है कि डिस्टेल और इनके साथियों ने कौन सी पुस्तक लिखी थी, इन्होंने लिखी थी मृदा उर्वरता एवं उर्वरक। मृदा उर्वरता
एवं उर्वरक नामक पुस्तक किसने लिखी थी? टिस्टेल एट ऑल। मित्रों, हमारा प्रश्न था हॉर्सहोइंग हस्बेंड्री ट्रिपल एच नामक पुस्तक किसने लिखी? उसका सही आंसर है ऑप्शन डी, जेथरो टुल ने। जेथरो टुल को ही फादर ऑफ टिलेज या मॉडर्न टिलेज कहा जाता है तथा फादर ऑफ वीड साइंस भी किसे कहा जाता है? खरपतवार विज्ञान के जनक जेथरो टुल को ही कहा जाता है। हॉर्सहोइंग हस्बेंड्री में ही सबसे पहले इन्होंने वीड शब्द का प्रयोग किया था। और दोस्तों, मिनिमम टिलेज शब्द भी किसने दिया था? यह शब्द भी दिया था जेथरो टुल ने ही। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। उम्मीद है आपको सभी ऑप्शन समझ में आए होंगे। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने, प्रश्न नंबर 16। कीटभक्षी पौधे या इंसेक्टिवोरस प्लांट्स किस तत्व की पूर्ति के लिए कीड़े पकड़ते हैं? ऑप्शन ए सोडियम, ऑप्शन बी नाइट्रोजन, ऑप्शन सी फास्फोरस, ऑप्शन डी पोटेशियम। दोस्तों, कीटभक्षी पौधे यह नाइट्रोजन पोषक तत्व की पूर्ति के लिए क्या करते हैं? कीड़ों को पकड़ते हैं। किसे दोस्तों? किसकी पूर्ति के लिए? नाइट्रोजन पोषक तत्व की पूर्ति के लिए क्या करते हैं? कीड़े पकड़ते हैं। कीड़ों के साथ साथ ये छोटे जीवों को पकड़ लेते हैं, जैसे छोटे मेंढकों को या छोटे चूहों को। मित्रों, भारत में कीटभक्षी पौधे कहाँ पाए जाते हैं? दोस्तों, यह पाए जाते हैं नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में। नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में भारत में पाए जाते हैं। नॉर्थ ईस्ट भारत में अगर आपसे पूछे तो भारत में नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में पाए जाते हैं। और सबसे ज़्यादा कहाँ पर? मेघालय में। मेघालय की पहाड़ियाँ हैं, कौन कौन सी हैं? गारो, खासी, जयंतिया, यहाँ पर सबसे ज़्यादा मात्रा में ये पाए जाते हैं। मित्रों, इसके उदाहरण क्या है कीटभक्षी पौधों के? कीटभक्षी पौधों के उदाहरण हैं घटपर्णी, जिसे नेफेंथीस के नाम से जानते हैं। क्या दोस्तों? नेफेंथीस। इसी के साथ साथ कुछ अन्य उदाहरण भी हैं, जैसे ड्रोसेरा, और एक बहुत ही महत्वपूर्ण है यूट्रिकुलेरिया। कौन सा दोस्तों? यूट्रिकुलेरिया। मित्रों, हमारा प्रश्न था कीटभक्षी पौधे किस तत्व की पूर्ति के लिए कीड़े पकड़ते हैं? उसका सही आंसर है ऑप्शन बी, नाइट्रोजन। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने, प्रश्न नंबर 17। निम्न में कौन सा अनुसंधान संस्थान लखनऊ में नहीं है? देखते हैं ऑप्शनों को। ऑप्शन ए NBRI, ऑप्शन बी CMAP, ऑप्शन सी CDRI, ऑप्शन डी NBPGR। दोस्तों, लखनऊ में कौन सा संस्थान अवस्थित नहीं है? उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, NBPGR। इसका फुल फॉर्म क्या है? नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्स। यह कहाँ पर है? यह न्यू दिल्ली में है। कहाँ दोस्तों? न्यू दिल्ली। इसी से मिलता जुलता लखनऊ में है, वो कौन सा है दोस्तों? वह है NBFGR। नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्स। यह कहाँ पर है? लखनऊ में है। बाकी देख लेते हैं अन ऑप्शनों को। NBRI नेशनल बोटॉनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये लखनऊ में ही है। CMAP सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स, यह भी लखनऊ में है। CDRI सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, यह भी लखनऊ में ही है। इस प्रकार हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, जो कि लखनऊ में नहीं है। NBPGR नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्स, यह कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। मित्रों, हमारा प्रश्न था निम्न में कौन सा अनुसंधान संस्था लखनऊ में नहीं है? उसका सही आंसर है ऑप्शन डी, NBPGR। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने, प्रश्न नंबर 18। कृषित मृदाओं में कौन सा मृदा संस्तर अनुपस्थित होता है? देखते हैं ऑप्शनों को। ऑप्शन ए O संस्तर, ऑप्शन बी A संस्तर, ऑप्शन सी E संस्तर, ऑप्शन डी B संस्तर। दोस्तों, कृषित मृदाओं में O संस्तर अनुपस्थित होता है या एब्सेंट होता है। मित्रों, यह पाया कहाँ पे जाता है O संस्तर? यह दोस्तों पाया जाता है वनों या जंगलों की मृदाओं में। वनों या जंगलों की मृदाओं में पाया जाता है। मित्रों,
या वनों या जंगलों की मृदाएं होती कैसी हैं? यह आकृषित मृदाएं होती हैं। आकृषित, इन्हीं को ही कहा जाता है आकृषित या वर्जिन सॉइल। मित्रों, ओजोन स्तर को और क्या कहते हैं? इसे ही ऑर्गेनिक संस्तर के नाम से जानते हैं। ऑर्गेनिक या कार्बनिक संस्तर, ऑर्गेनिक संस्तर। मित्रों, आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि मास्टर या गुरु संस्तर कितने पाए जाते हैं? मास्टर हॉरिजॉन की संख्या कितनी है दोस्तों? मास्टर हॉरिजॉन की संख्या है टोटल 5। कौन कौन से हैं इसमें दोस्तों? इसमें हैं ओ, ए, ई, बी और सी, ये 5 संस्तर पाए जाते हैं। लेकिन जो कृषित मृदाएं होती हैं उनमें कितने संस्तर पाए जाते हैं? कृषित में पाए जाते हैं 4, ओ नहीं पाया जाता। बाकी और कौन कौन से पाए जाएंगे? ए, ई, बी और सी। दोस्तों, हमारा प्रश्न था कृषित मृदाओं में कौन सा मृदा संस्तर अनुपस्थित होता है? उसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ओ संस्तर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने प्रश्न नंबर 19, भूपपड़ी या अर्थक्रस्ट में सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला खनिज तत्व है। देखते हैं ऑप्शनों को। ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी एल्यूमिनियम, ऑप्शन सी फेल्सपार, ऑप्शन डी क्वार्ट्ज। दोस्तों, भूपपड़ी या अर्थक्रस्ट में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाने वाला खनिज तत्व यह है फेल्सपार। सबसे ज़्यादा फेल्सपार पाया जाता है। यह क्या है? खनिज है या क्या है? मिनरल है। मिनरल सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है फेल्सपार। कितना? 48%, 48% मात्रा इसकी पाई जाती है। या कभी कभी रेंज देता है। रेंज क्या है इसकी? 48 से 50%। मित्रों, देखते हैं अन ऑप्शनों को। ऑक्सीजन, यह कितनी पाई जाती है दोस्तों? भूपपड़ी या सॉइल क्रस्ट में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन की मात्रा पाई जाती है। वो कैसी, कितनी पाई जाती है? 46.60%। और ये किस प्रकार की है? यह आधात्विक तत्व है। आधात्विक या नॉन मेटेलिक तत्व। आधात्विक या नॉन मेटेलिक तत्व सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन पाया जाता है। कितना? 46.60%। देखते हैं अन ऑप्शन एल्यूमिनियम। दोस्तों, एल्यूमिनियम की मात्रा पाई जाती है 8.13% सॉलिड क्रस्ट में, 8.13%। और ये कैसा है? ये धात्विक तत्व है। धात्विक तत्व की श्रेणी में सबसे ज़्यादा पाया जाता है एल्यूमिनियम। कितनी मात्रा? 8.13% धात्विक तत्व, मेटेलिक। क्वार्ट्ज, दोस्तों यह भी मिनरल है। यह कितना पाया जाता है? यह पाया जाता है 36%। फेल्सपार, अगर मिनरल पूछा जाए तो सबसे ज़्यादा फेल्सपार 48% और क्वार्ट्ज 36%। और यहाँ पे एक और पूछा जाता है आपसे, माइका। माइका कितना पाया जाता है? 10%। 10%। मित्रों, हमारा प्रश्न था भूपपड़ी या अर्थक्रस्ट में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाने वाला खनिज या मिनरल है। उसका सही आंसर है ऑप्शन सी, फेल्सपार। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने प्रश्न नंबर 20, 1 हेक्टेयर सेंटीमीटर पानी बराबर होता है। ऑप्शन ए 100 टन पानी के, ऑप्शन बी 1 लाख लीटर पानी के, ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों के, ऑप्शन डी 10 टन पानी के। दोस्तों, 1 हेक्टेयर सेंटीमीटर पानी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कई बार आपसे पूछा जा चुका है। मित्रों, यह किसके बराबर होता है? यह 100 टन पानी के बराबर भी होता है तथा 1 लाख लीटर पानी के बराबर होता है। अर्थात हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त दोनों के, ऑप्शन सी। मित्रों, 10 टन बराबर कितना होता है? 10 टन बराबर होता है 10,000, कहते हैं दोस्तों 10,000 किलोग्राम। क्या हम कह लें 1 टन, आपसे पूछ लिया जाए कि 1 टन बराबर कितना होता है? दोस्तों, 1 टन बराबर होता है 1,000 किलोग्राम। मित्रों, यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है
या आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, मित्रों आपसे रिक्वेस्ट है आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा हमारी वीडियो को अन्य ग्रुप पर शेयर करें जिससे अन्य छात्र हमारे साथ जुड़ सकें। दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हमारी वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे इस श्रृंखला के अगले भाग में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।